सेक्शन 3 गोल्डन फाइल 14 to 17 बीसीक्यू नंबर 1। सबसे पहले बर्किट लिम्फोमा का पूछा हुआ है। बर्किट लिम्फोमा की ट्रांसलोकेशन कौन सी होती है? तो इसे हमने याद किया हुआ है बरकत वाले दिन से। कौन सा होता है? 14 अगस्त बरकत वाला दिन। ठीक है, तो 8/14 इस 14 अगस्त। एएमएल के लिए पूछे तो उसमें क्या है? दो ट्रांसलोकेशन है, 8/21 एंड 15/17। सीएमएल में फिलीडेल्फिया क्रोमोसोम आता है जिसमें क्या है 9/22। और इसके सिनेरियो में हमने क्या पढ़ा है? आइडेंटिफिकेशन पॉइंट सीएमएल के स्प्लिनोमेगेली स्प्लिनोमेगेली और दूसरा और किसे लिंक्ड है ये? इमेच्योर लिम्फोसाइट जो हमने लास्ट वाला जो पेपर किया है ना उसमें ये दोनों पढ़े हैं। वो ठीक है, तो जो ओके। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास बर्किट लिम्फोमा। बर्किट लिम्फोमा क्या है? बरकत वाला दिन 8/14। मेंटल सेल लिम्फोमा, तो मेंटल लोग जो होते हैं वो 11/22 की जगह 11/14 पे कॉल मिलाते हैं। फॉलिकुलर लिम्फोमा ये हमने लास्ट टाइम पेपर में किया था 14/18। इविंग सरकोमा तो इसका हमने किया था कि लोग एवं ही 11/22 पे कॉल मिला देते हैं, तो 11/22। और प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा का 7/21 और दूसरा 17/21 है। 9 year old girl has high grade fever, हैज पेप्यूल रैश स्टार्टिंग फ्रॉम। अब ये चीज है इसमें कि रैश कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? फ्रॉम बिहाइंड द एयर और स्प्रेड कर रहे हैं टू द होल बॉडी। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज, तो क्या होगा? जो रैशेस जो है ना आपके बिहाइंड द एयर स्टार्ट हो, वो किसके होते हैं? मीजल्स के होते हैं। अब देखो आजकल वैसे मीजल्स बहुत कॉमन हो रहा है। मीजल्स में क्या है? हाई टेम्परेचर आता है, रनिंग और ब्लॉक नोज होगा, कफ विद स्नीजिंग, रेड वाटरी आई, व्हाइट स्पॉट इनसाइड द माउथ बनते हैं, रेड रैशेस अपीयर विद इन द 3 to 5 days आफ्टर सिम्टम बिगिन। और पोटेंशियल मीजल्स कॉन्टेक्ट अर्ज टू कॉल हेल्थ लाइन, मतलब आपने फौरन जाना होता है। मीजल्स में स्वेयर कॉम्प्लिकेशन कब होती है? जब ये निमोनिया की तरफ चला जाता है ना, निमोनिया डेवलप हो जाता है, स्वेयर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छा ये कुछ प्रिवेंशन लिखी हुई है लेकिन ये हमारे काम की नहीं है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, आ पेशेंट हैज फीवर, नेक पेन, रैश। अब देखो क्या क्या चीजें हैं? फीवर है, नेक पेन है, रैश है। ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनिंजाइटिस, खुद ही उसने पूछ लिया कि मेनिंजाइटिस के लिए ऑर्गेनिज्म कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। तो मेनिंजाइटिस के लिए क्या आता है हमारे पास? नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। वैसे इसके ऑर्गेनिज्म हमने कैसे याद किए थे? एज के लिहाज से हमने डिवीजन की थी और उसके मुताबिक ऑर्गेनिज्म याद किए। सबसे पहले है 0 to 6 month न्यू बॉर्न में एक बंदा था, उसके घर न्यू बॉर्न पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ, तो उसने क्या किया? हर जगह पे बेल बजाना शुरू कर दी और कहा कि लोगों सुनो सुनो मेरे घर बच्चा पैदा हुआ है। ठीक है, 0 to 6 month में क्या होगा? बेल बजानी है। बेल में बी से ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, ई से क्या होगा? इकोलाई, और एल से क्या होगा? लिस्टेरिया। ठीक है, बेल BEL बेल। अच्छा उसके बाद बच्चा 6 माह से 6 साल का जब होगा तो उसमें आपने कौन सा निमोनिक करना है? सुनो SNH। एस से है स्ट्रेप निमोनी, एन से नाइजेरिया मेनिंजाइटिस और ए से हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी वायरस। ये है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। उसके बाद है 6 year to 60 year, उसमें सिर्फ एस और एन, सुनो का एस और एन। एस से एस निमोनी और एन से क्या होगा? नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। अगर टीन्स की बात करें, ठीक है, टीनेजर्स में, तो टीन को मेनिंजाइटिस नाइजेरिया मेनिंजाइटिस के साथ आपने मिलाना है। टीनेजर्स में टीनेजर्स मेनिंजाइटिस आपने रेनन करके याद रखना तो याद रहेगा। टीनेजर्स में क्या होता है हमारे पास? नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, मतलब 12 से 15 साल की उम्र तक। और अगर HIV की बात करें तो HIV में कौन काज करता है? क्रिप्टोकोकस सेप्रोफेटिकस। अच्छा अब यहाँ पे जो डायग्नोस्टिक पॉइंट है ना हमारा, ये नेक पेन विद रैश एंड फीवर है। ठीक है, जब भी नेक पेन विद रैश एंड फीवर, रैश इसमें डायग्नोस्टिक है, तो वो क्या होगा हमारे पास? नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। अब ये देखो यहाँ पे भी इन्होंने दिया हुआ है मेनिंजाइटिस प्लस रैश की अगर बात करें तो क्या होगा? नाइजेरिया होगा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर कहें मेनिंजाइटिस हुआ है आफ्टर लंग एब्सेस, तो फिर आपने क्या करना है? स्टैफ ऑरियस को चूज करना।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास के एक पेशेंट आया है एब्डोमिनल पेन के साथ और पेल्विक पेन के साथ अपॉन टेकिंग हिस्ट्री ऑफ आईयूसीडी। तो आईयूसीडी इम्प्लांट्स का मैंने आपको एक निमोनिक Actino is actively used in IUCD implants containing talcum powder like sulfur containing talcum powder like ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो टाल्कम पाउडर लाइक ग्रेन्यूल्स हो, सल्फर कोंटेनिंग ग्रेन्यूल्स हो, येलो कलर ग्रेन्यूल्स हो, या फिर आईयूसीडी इम्प्लांट्स की हिस्ट्री हो, इन सब में पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा आता है? एक्टिनोमाइसिस आता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है पर्सन विद डिफिकल्टी इन सॉल्विंग। अच्छा हाँ, एक और था सिनेरियो, उसमें पूछा हुआ था ये जो है ना HIV वाला क्रिप्टोकोकस सेप्रोफिटिकस, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? तो इंडिया इंक यूज करते हैं, इंडिया इंक। ये भी आपका सिनेरियो आया हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट है पर्सन विद डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, देयर वाज सम वाइट ग्रोथ इनसाइड द इसोफेगस विद सूडो हाइफी। अब यहाँ पे इन्होंने बता दिया सूडो हाइफी। ठीक है, तो सूडो हाइफी किस में मिलते हैं आपको? कैंडिडियासिस में। जो कैंडेडियन होते हैं ना वो सूडो होते हैं। कैंडेडियंस आर ऑलवेज वाइट एंड सूडो। ठीक है, तो इससे याद रहेगा कि व्हाइट कलर की जो इसोफेगस है ना उसके अंदर व्हाइट कलर की ग्रोथ आ रही है, ये देखो व्हाइटिश ग्रोथ। अगर व्हाइटिश ग्रोथ हो और दूसरा सूडो हाइफी मिले तो ये क्या होगा? कैंडिडियासिस होगा। लेकिन अगर सेप्टेट हाइफी मिले तो वो क्या था हमारे पास? एस्परजिलस था। ए सेप्टेट हाइफी किस में था? म्यूकरमाइकोसिस में था। नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस मेमोरी टू विच कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरिया। तो कौन से कंपोनेंट के खिलाफ बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट कंपोजिशन इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। अब ब्रिटिश वुमन वेंट टू थाईलैंड एंड प्रेजेंट विद द फीवर। अब देखो हिस्ट्री ऑफ थाईलैंड भी है, अब उसे क्या हो रहा है? फीवर है, रिगर्स एंड चिल्स है। तो ये सारा किसकी तरफ जा रहा है? मलेरिया की तरफ जा रहा है। थाईलैंड इज जियोग्राफिकली मोर रिलेटेड टू मलेरिया। और साथ में आपको प्रॉपर हिस्ट्री भी दे दी उन्होंने, फीवर है, रिगर है और स्पेशली चिल्स है। अच्छा, उसके बाद अगला जो सिनेरियो है इसमें बताया हुआ है पेशेंट अ पर्सन वेंट टू द थाईलैंड एंड रिटर्न ऑन रिटर्न प्रेजेंट विद डायरिया विच इज वाटरी। अब देखो डायरिया है जो कि वाटरी है और आपको मिल क्या रहा है? डोनट शेप सिस्ट मिल रहा है स्टूल एग्जामिनेशन पे, और हालो अराउंड द ऑर्गेनिज्म वर फाउंड। तो कास क्या होगा? हालो अराउंड द ऑर्गेनिज्म एंड डोनट शेप सिस्ट। ये दोनों चीजें जो है ना वो करेक्टरिस्टिकल फीचर हैं क्रिप्टोस्पोरोडियोसिस का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रेड बाय ईटिंग रॉ एंड अनकुक्ड मीट। अब देखो रॉ या फिर अनकुक्ड मीट खाने से इनमें से क्या होगा? तो इनमें से क्या हो सकता है? कल हमने अनकुक्ड मीट और कैट की हिस्ट्री के साथ क्या पढ़ा था? मैम वो तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस था। टॉक्सोप्लाज्मोसिस, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? इसमें क्या आएगा? अनकुक्ड मीट और इट रॉ, ईटिंग रॉ एंड अनकुक्ड मीट। तो इसमें क्या टेप। है? टेप वर्म। टेप वर्म की जरा मुझे ट्रीटमेंट तो बताएं। मैम वो आपने बताया था प्रेजिक्विंटल ग्रेटर देन निक्लोसामाइड। वेरी गुड। टीनिया सोलियम क्या होता है? टेनिया सोलियम में भी वही थी, प्रेजिक्विंटल। हाँ वो भी यही है, प्राजिक्विंटल इज ग्रेटर देन निक्लोसोमेट, वही यही टेप फॉर्म है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एंटीसीरा एग्लूटिनेट। अब याद रखना जिस चीज के साथ एग्लूटिनेशन हो जाएगी ना ब्लड ग्रुप आपका वही होगा, आगे अब सर ही नहीं खपाना है। ठीक है, जिस चीज के साथ एग्लूटिनेशन होगी वही उसका ब्लड ग्रुप है। एग्लूटिनेट हो रहा है ए के साथ एंड डी के साथ, डी बताता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर डी के साथ एग्लूटिनेट हो रहा है तो पॉजिटिव, अगर नहीं हो रहा तो नेगेटिव। अब क्या है? ए पॉजिटिव आपका ब्लड ग्रुप है। यही चीज यहाँ एक्सप्लेनेशन में बताई हुई है, आगे नहीं पढ़ना। एंटी बी एंटीबॉडी इस चीज को छोड़ दो, बस ये देखो कि कौन से के साथ, कौन से सीरम के साथ एग्लूटिनेट कर रहा है और डी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मेंटली रिटार्डेड 14 year old boy has microcephalic and low air epicanthal fold and protuberance of the tongue। अब देखो क्या है? माइक्रोसिफेली है, एपिकेंथल फोल्ड भी है, प्रोटूबरेंस ऑफ द टंग भी है। तो ये किसकी तरफ जा रहा है? डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21। ये है डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी 21 क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है काज बाय प्रेजेंट ऑफ ऑल आर पार्ट ऑफ द थर्ड कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। अब मुझे ये बताओ इसमें
क्या होता है जीन के साथ? ओवर एक्सप्रेशन होती है। ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स हो जाती है। अब क्लिनिकल फीचर क्या है? मेंटल इम्पेयरमेंट हो जाएगी, एबनॉर्मल टीथ होंगे, स्टूडेंट ग्रोथ होगी, स्लांट आईज होंगे, अम्बलाइकल हर्निया होगा और शॉर्टर हैंड होंगे। अच्छा, आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? ट्राइसोमी 21 95% केसेस में होता है, वाइल ट्रांसलोकेशन इन 5% केसेस। फीचर्स इसमें क्या है? एक तो ये मेंटल रिटार्डेशन करेगा, लार्ज फोरहेड होगा, ब्रॉड नेसल ब्रिज होगा, वाइड स्पेस आई, एपिकेंथल फोल्ड, लार्ज प्रोट्रूडिंग टंग, लो सेट एयर, सीमन क्रेज एंड सिंगल पाल्मर क्रेज। और इंक्रीज रिस्क होता है फीमेल में जिसकी एज ग्रेटर देन 40 होती है, ठीक है, और ओब्लिक पैल्पेबल फिशर होता है। इसके लिए डायग्नोसिस आपने क्या कराना है? डायग्नोसिस आप ट्रिपल स्क्रीनिंग कराते हो और दूसरा क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग कराते हो। ट्रिपल स्क्रीनिंग में क्या आएगा? बीटा HCG इंक्रीज हुआ, अल्फा फीटोप्रोटीन डिक्रीज हो जाता है, और क्या होगा? ईस्ट्रायोल इज डिक्रीज। अच्छा, ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें अल्फा फीटोप्रोटीन इंक्रीज हो जाता है? मैम ये उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं। हाँ, एनेनकेफली और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है, इनमें अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल ज्यादा हो जाता है। अब इसे याद कैसे रखना है? ये चीजें भूल जाती हैं कि कौन सी इंक्रीज हो रही थी, कौन सी डिक्रीज हो रही थी। तो इसे आपने हाई निमोनिक से याद रखना है। हाई में एच से क्या है? HCG, ये भी इंक्रीज होगा, हाई का मतलब ही इंक्रीज है ना, तो आई से क्या होगा? इनहिबिन, इनहिबिन भी इंक्रीज हो जाएगा। और जो डिक्रीज हो रहे हैं उनमें से दो चीजें, ए और ई। ए से क्या है? अल्फा फीटोप्रोटीन, और ई से ईस्ट्रायोल, ये डिक्रीज हो जाएंगे इन डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ड्रिंकिंग एज जो है वो मैम कौन सी होती है? निमोनिक रिपीट कर दें, क्या बताया आपने? निमोनिक है हमारे पास हाई, हाई ए आई, ए ई, ठीक है। हाई का क्या मतलब होता है? हाई का मतलब किसी चीज का इंक्रीज होना, तो इसका मतलब ये जो हाई है वो इंक्रीज होगा। एट से क्या है हमारे पास? बीटा HCG, ये भी इंक्रीज होगा। आई से इनहिबिन, इनहिबिन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और ए दोनों क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। ए से क्या है हमारे पास? अल्फा फीटोप्रोटीन, और ई से क्या है हमारे पास? ईस्ट्रायोल। हाई ए ई, हाई ए ई, हाई, हाई में इंक्रीज, और ए ई क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। आई से इनहिबिन, एच से बीटा HCG, ये दोनों क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। ए से क्या है? अल्फा फीटोप्रोटीन, ई से ईस्ट्रायोल, ये दोनों क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। ये क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग है आपकी। अच्छा, डी से डाउन सिंड्रोम, डी से ड्रिंकिंग एज। तो ड्रिंकिंग एज आपकी कौन सी होती है? 21। उसके बाद है एडवर्ड। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है? ट्राइसोमी 18 होती है। एडवर्ड ई से इलेक्शन एज। तो इलेक्शन एज क्या है आपकी? 18 ईयर्स है। पी से पटाउ सिंड्रोम, और पी से प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी एज क्या होती है? 13 ईयर्स होती है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अर्ली एडोलिसेंस विद द प्रोमिनेंट फोरहेड, इवर्टेड लुकिंग एयर एंड longitudinal mandible, large testes and hypogonadism is clinic। फ्रेजाइल तो ये सारा कुछ किस में होता है हमारे पास? फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के अंदर होता है, ठीक है। अब ये देखो, ये है हमारे पास फीचर ऑफ फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। प्रोमिनेंट ब्रॉड फोरहेड होगा, लार्ज एयर्स होंगे, लॉन्ग फेस, स्ट्रेबिस्मस जिसमें स्क्विंट होता है, प्रोमिनेंट जॉ, डेंटल क्राउडिंग हाई, आर्च्ड पैलेट होगा। अच्छा, और इसके अलावा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आएगी, और डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर आएंगे। हाइपोटोनिया, जॉइंट लेक्सिटी, स्कोलियोसिस, मैक्रो आर्चडिज्म, मर्मर, माइट्रल वार प्रोलैप्स और हॉलो चेस्ट मिलती है आपको फ्रेजाइल एक्स में। नेक्स्ट है AST इज रेज्ड इन। AST किस में रेज्ड होता है? इन पेंक्रियाटाइटिस, सॉरी, हाँ, AST किस में रेज्ड होता है? इन पेंक्रियाटाइटिस। अच्छा, मुझे ये बताओ कि पेंक्रियाटाइटिस में अमीनोग्लोबुलिन कौन सा रेज्ड होगा? IgG।
IgG, ठीक है, वेरी गुड। और पैंक्रियाटाइटिस में कौन सी टाइप की नेक्रोसिस होती है? फैट नेक्रोसिस। वेरी गुड, इंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस होगी इन पैंक्रियाटाइटिस। फैट नेक्रोसिस। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अ पेशेंट विद द अल्कोहलिक हेपेटाइटिस विद मैलरी बॉडी। अब देखो उन्होंने हिस्ट्री में बताया क्या है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस विद द मैलरी बॉडी। इंटरवोवन स्ट्रक्चर कौन सी होगी? इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा। फॉर्मेशन ऑफ विच इज नेसेसरी फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम G1 फेज टू नेक्स्ट फेज। अब तो पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि G1 फेज स्टार्ट कब से हो रही है, G1 से आगे क्या है, G1 से पीछे क्या है। मैम सेल साइकिल मैंने इतना ठीक से नहीं भी पढ़ा हुआ, मुझे वो नहीं आता है। कोई बात नहीं, देखो चीजें होती हैं, कुछ सेल होते हैं जो G1 फेज में चले जाते हैं, कुछ ऐसे फेज होते हैं जो G0 फेज में चले जाते हैं। G0 फेज वाले फर्दर डिवाइड होंगे या नहीं होंगे? ये सब रेस्ट में चले गए, सेल साइकिल रेस्ट। G0 फेज वाले जो हैं वो रेस्ट में चले जाते हैं, वो फर्दर डिवाइड नहीं होते। इसकी एग्जांपल क्या है? ये कौन से सेल हैं? परमानेंट मैम ये वो डिवाइडिंग सेल है। बताइए, तो परमानेंट लेबाइल और वो थे डिवाइडिंग हाँ सेल्स। हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ, ये कौन से टाइप के फिर सेल हो गए? ये फिर परमानेंट होगा। स्टेबल सेल हाँ, एग्जांपल क्या है इनकी? परमानेंट में वैसे तो परमानेंट के एग्जांपल में तो आपके पास इसमें वो न्यूरॉन्स वगैरह तो नहीं है? न्यूरॉन्स है, वेरी गुड, कार्डियक न्यूरॉन्स हो गए और हार्ट के भी। कार्डियक है, आरबीसीज है, स्केलेटल मसल्स हैं। ठीक है। अच्छा देखें, सेल साइकिल जो है ना वो हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? सबसे पहले आ रहा है हमारे पास इंटरफेस। इंटरफेस है सबसे पहला फेज, ठीक है। इंटरफेस के अंदर ये तीन चीजें आती हैं, आपका G1 फेज आएगा, सिंथेसिस फेज आएगा और फिर G2 फेज आएगा। मतलब आपका सेल साइकिल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? G1 फेज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इंटरफेस में तीन चीजें आती हैं, एक है आपका G1, फिर है S, फिर है G2। अब जो G1 फेज है इसमें क्या होता है? इसमें सेल इंक्रीज होता है इन साइज, सेल का साइज इंक्रीज होता है और इंश्योर किया जाता है कि डीएनए सिंथेसिस के लिए हर चीज आपके पास मौजूद है। अगर आपने किसी शादी में जाना है, आपके पास इनविटेशन आ गया, अब आपने देखना है कि आपके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, करने के लिए मेकअप है, शूज हैं, पर्स है उठाने के लिए, ये सारा कुछ आपके पास आ गया G1 फेज के अंदर, ठीक है। अब आप चले गए एस फेज, सिंथेसिस फेज में। सिंथेसिस फेज में आपने क्या करना है? ये कपड़े, ज्वेलरी, जूते वगैरह आपने यूज करने हैं, ठीक है। तो क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी, एस फॉर सिंथेसिस, ठीक है। सिंथेसिस फेज में क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आता है आपके पास G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज है इंटरवल बिटवीन डीएनए सिंथेसिस एंड माइटोसिस फेज, और यही वो फेज है जो कि मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज है। और यही आपका एमसीक्यू आता है कि मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज कौन सा होता है? रेडियो सेंसिटिव, जहां पे रेडिएशन आपकी असर करती है, वो है आपका G2 फेज है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप एंटर हो जाते हो इनटू द माइटोसिस फेज। अब माइटोसिस के अंदर क्या होता है? दो न्यू डॉटर सेल बनते हैं इन द माइटोसिस फेज। ये देखो, ये दिखाया हुआ है आपको, माइटोसिस फेज के अंदर ये दो डॉटर सेल बन रहे हैं। अब यहाँ पे जो फर्दर फेजेस आती हैं माइटोसिस फेज में, उसमें क्या आता है? सबसे पहले प्रोफेज, फिर आता है हमारे पास प्रोमेटाफेज, फिर आता है मेटाफेज, उसके बाद क्या आएगा? एनाफेज, फिर आएगा टीलोफेज। ये सारे फेजेस आते हैं। कौन कौन से फेजेस हैं? प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ठीक है। अब सबसे पहले आता है आपका प्रोफेज। जो आपका है प्रोफेज, इसके अंदर न्यूक्लियोलस डिसॉल्व हो जाता है,
प्रो फेज के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोलस डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है और सबसे पहले यहाँ पे आपको क्रोमोसोम जो है वो क्या होंगे, नजर आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आता है आपका प्रो मेटाफेज। प्रो मेटाफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है ना न्यूक्लियस के राउंड, ये डिसरप्ट होना शुरू हो जाती है, टूटना शुरू कर देती है। ठीक है, फिर क्या होगा, न्यूक्लियर क्रोमेटिन बाहर आना शुरू हो जाएगा और माइक्रोट्यूब्यूल बाइंड करते हैं विद द काइनेटोकोर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ पे डिस्टर्ब होती है, इन प्रो मेटाफेज। फिर एक्चुअल फेज आपकी आती है मेटाफेज। मेटाफेज को आपने कैसे याद रखना है कि ये है मेटल की एक प्लेट, मेटल की प्लेट के ऊपर क्रोमोसोम आपको अलाइन फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, मेटल प्लेट के ऊपर क्रोमोसोम अलाइन फॉर्म में मिलेंगे। उससे क्या होगा, रिजल्टिंग क्रोमोसोम टू अलाइन एट मेटाफेज प्लेट। क्रोमोसोम यहाँ पे थिक होंगे। अब जो एमसीक्यू आता है, एक तो ये मेटाफेज की अलाइनमेंट वाला आता है, दूसरा क्या आता है कि बेस्ट क्रोमोसोम स्टडी कौन सी फेज में करते हैं, तो यही आपकी मेटाफेज है। फिर आता है आपका एनाफेज। एनाफेज में वही काइनेटोकोर जो है सेपरेट होंगे, क्रोमोसोम मूव करेंगे अपोजिट साइड पे, और टीलोफेज के अंदर दो क्रोमाटिड बनते हैं, क्रोमोसोम विद टू क्रोमाटिड, और हर चीज का रिवर्सल होता है। आपका प्रोफेज, प्रो मेटाफेज का रिवर्सल होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी जो पहले हुआ था। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ से आते हैं आपके, एक मेटाफेज से आते हैं, दूसरा प्रो मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिस्ट्रक्शन वाला, तीसरा प्रो फेज में सबसे पहले मतलब प्रो बंदा है ना, तो प्रो बंदे ने क्या करना है, अपना एक्शन दिखाना है। तो वो एक्शन कौन सा होता है, यही कि क्रोमोसोम विजिबल होना शुरू हो जाते हैं और न्यूक्लियोलस डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। रेडियो सेंसिटिव फेज कौन सी है बच्चों? Man between G2 phase. S and G2 phase. G2 फेज, वेरी गुड, G2 फेज। ठीक है, बस ये सारे एमसीक्यू हमारे इसके कवर हो गए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फीचर ऑफ वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कहाँ पे होती है, बाहर ये हमारे स्किन के अराउंड जो सारी एपिथेलियल आपको मिलेंगे। थायराइड हार्मोन बाइंड विद, किसके साथ बाइंड करता है, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ बाइंड करता है। ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिव थायराइड हार्मोन रिलीज्ड इन सर्कुलेशन इज, अब देखो एक्टिव थायराइड हार्मोन और चीज है, इन सर्कुलेशन मौजूद होना और चीज है। यहाँ पे आपने एक्टिव थायराइड के नाम से कंफ्यूज नहीं होना, एक्चुअल वो ये पूछना चाह रहा है कि सर्कुलेशन में क्या चीज मौजूद है। तो सर्कुलेशन में क्या है हमारे पास, थायरॉक्सिन है। ठीक है, अब देखो उन्होंने एक्सप्लेनेशन में भी बताया है कि डोंट गेट कंफ्यूज बाय द वर्ड एक्टिव। इन circulation, maximum concentration of the thyroid hormone is T4. Thyroid hormone entering in the circulation वो कौन सी है, thyroxine in the form of T4। ठीक है, और thyroxine hormone causing fetal brain development वो कौन सी है, T3 है। एक्चुअली आपके बुक के अंदर ना रिवर्स T3 का नाम भी दिया हुआ, रिवर्स T3। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड, ये चीज है जिसे आपने सेपरेट रखना है। जो एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन है वो क्या है, T3 है, जो कि फ्री फॉर्म और अनबाउंड फॉर्म है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SIADH। SIADH में क्या होता है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH सेक्रीशन। तो व्हाट इज ADH, और ADH का काम क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का क्या काम है बच्चों, इसको वाटर रिटेंशन कराएगा ना, तो इसमें जो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, नॉर्मल जैसे 280 to 290 है तो उससे काफ़ी रिड्यूस कर जाएगी क्योंकि वाटर रिटेंशन हो रही है, और जो यूरिन की ठीक है। ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी, कॉन्सेंट्रेटेड गुड। यूरिन बन गई। एडीएच का जो है ना मैं हमेशा भूल जाया करती थी, तो फिर मैंने इसे याद किया पानी बचाओ मुहिम से, एंटी डायूरेटिक हार्मोन इस पानी बचाओ मुहिम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी बच रहा है, इसने बार बार पानी को बचाना है, तो उससे क्या होगा, हाइपर ओस्मोलर यूरिन बनेगा, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि एडीएच ने पानी बचाओ करना है। उसके बाद क्या है हमारे पास, अ पेशेंट हैज कंप्लेन ऑफ पोलीयूरिया बट ब्लड लेवल
blood glucose level and ADH are normal. अब क्या है, पोलीयूरिया है लेकिन ब्लड ग्लूकोज लेवल भी नॉर्मल है, ADH भी नॉर्मल है, तो क्या हो सकता है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, कोई किडनी का काज हो सकता है। अब नॉर्मल क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड सेंड करते हैं सिग्नल, सेंड हार्मोन, कौन सा हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन किडनी के पास भेजता है, हेल्प टू कंट्रोल हाउ मच यूरिन इज मेड, ठीक है। लेकिन जब नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होती है तो इसमें क्या होगा, किडनी डू नॉट रिस्पॉन्ड टू ADH, किडनी ने रिस्पॉन्स नहीं करना, ठीक है। इसका मतलब आपकी किडनी में इशू है, जिसकी वजह से दे मेक अ लॉट ऑफ यूरिन, इसी वजह से हम कह रहे हैं ये क्या है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। नेक्स्ट है इंसुलिन रिलीज बाय इज इंक्रीज बाय, तो इंसुलिन का रिलीज कौन कराता है, सेक्रेटिन। कुछ फैक्टर यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक भी आ जाता है, ठीक है। अगर तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो, फैटी एसिड ज्यादा हो, अमाइनो एसिड ज्यादा हो, ACH ज्यादा हो, ग्लूकागोन हो, GIP हो और सेक्रेटिन हो, ठीक है। इन्होंने क्या करना है, इंसुलिन सेक्रेशन को इंक्रीज कराना है, अफेक्टेड डिक्रीजिंग द इंसुलिन सेक्रेशन, वो कौन से मैम हैं, इसकी सोमेटोस्टेटिन। जो प्रेफरेंस है सीक्वेंस इसमें वैसे वो ये है ना कि GIP ग्रेटर देन सिक्रेटिन। मैं भी एक चीज सोमेटोस पूछनी थी। जी 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 जी। मैम ये जो पॉलीयूरिया वाला भी हमने पीछे किया है, इसका मतलब ये है कि पॉलीयूरिया बेसिकली तो हमारे पास डायबिटीज के साथ हो रहा होता है ना, लेकिन अगर पॉलीयूरिया की कंप्लेन है और हमें ब्लड ग्लूकोज और ADH दोनों नॉर्मल आ रहे हैं, तो फिर हम उसको नेफ्रोजेनिक डायबिटीज में लेकर आते हैं, यही कॉन्सेप्ट है हाँ, इसका मतलब। आपने आपने कॉज देखना है ना कि पोलीयूरिया हो क्यों रहा है, या तो हो सकता था डायबिटीज की वजह से, अब उन्होंने कहा आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है, ठीक है, डायबिटीज रूल आउट हो गई। उसके बाद ADH, जब आपने देखा ADH भी नॉर्मल है तो वो भी रूल आउट हो गया। अब भाई क्या काज होगी, फिर हो सकता है कि आपकी किडनी काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से बार बार यूरिन बने जा रहा है, फिल्ट्रेशन सही तरह से नहीं हो रही, अलॉट ऑफ यूरिन बन रहा है क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही, इसी वजह से हमने कहा नेफ्रोजेनिक कॉज है ये, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है। ठीक है मैम, एक्चुअली मैम ये मेरे के कॉन्सेप्ट बहुत ख़राब है SIDH के और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ के, इसलिए मैं पूछ रही थी। कोई बात नहीं, वो साथ साथ क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। और इसके MCQ में मेनली क्लू ये भी है ना कि उसने ADH का लेवल नॉर्मल दिया है, तो इसलिए वो नेफ्रोजेनिक पे क्लिक कर रहा है, क्योंकि अगर ये सेंट्रल होता तो वो ट्रॉमा की कोई हिस्ट्री देते हैं अक्सर MCQ में। मतलब मैंने इस तरह याद किया था कि सेंट्रल में ट्रॉमा की हिस्ट्री होगी और नेफ्रोजेनिक में यूजुअली ADH से होता है कि रिस्पॉन्ड नहीं करी किडनी। सही, थैंक ऐसे यू। ही है। अच्छा, नेक्स्ट है फैक्टर डिक्रीजिंग इंसुलिन सेक्रेशन, वो कौन सा है, सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन जहां पे भी होंगे इनका काम सिर्फ इनहिबिशन करना ही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज या नॉर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, इन सब ने क्या करना है, इंसुलिन सेक्रेशन को डिक्रीज करना है। मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप इन द टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम में ना काफी सारे पॉइंट हमने करने हैं। टर्न याद रखना, हमेशा आपने कंप्लीट टर्न लेना है, ठीक है। तो कंप्लीट मोनोसोमी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम होगा, और इसमें क्या होता है 45X नॉट होता है। और मुझे ये बताओ, टर्नर फीमेल होती है मेल होता है, फीमेल होती है। फीमेल होती है। अब ये देखो टर्नर के फीचर्स क्या क्या है, लो हेयर लाइन होगा, ड्रूपी आईज होंगे, लो सेट एयर होगा, ब्रॉड शॉर्ट अपेयरिंग या वेब नेक होगी, कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी ऑफ द किडनी होगी, नी डिफॉर्मिटी, शॉर्ट स्टेचर, ब्रॉड चेस्ट, और कर्वेटिव ऑफ द स्पाइन, वाइडली स्पेस निपल हो सकते हैं, एल्बो डिफॉर्मिटी, शॉर्ट फोर्थ मेटाकार्पल, प्यूबर्टल फेलियर, और डॉन स्पॉट्स या निवाई इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अब टर्नर सिंड्रोम में है क्या क्या चीज, करेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहले तो ये फीमेल होती है, हाइपोगोनेडिज्म इसमें होगा, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, प्राइमरी एमिनोरिया होता है, हाइपोगोनेडिज्म की वजह से प्राइमरी एमिनोरिया इसमें होगा। किडनी में एबनॉर्मेलिटी होगी, जिसे आप क्या कह रहे हो, हॉर्सशू शेप किडनी कह रहे हो। उसके बाद कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा हो सकती है, फेमरल लेस देन द ब्रेकियल पल्स, जो ब्रेकियल पल्स है वो ज्यादा होगी, फेमरल पल्स कम होगी, शॉर्ट स्टेचर विद द वेब नेक होगा, इन्फेंटाइल जेनिटेलिया विद
पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, जिसमें हमने लिखा कि वाइडली स्पेस्ड निपल्स हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ द ओवरीज, ओवरी को रिप्लेस करते हैं फाइब्रस स्ट्रीक्स, और टर्नर सिंड्रोम एसोसिएटेड विद ऑटो एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपोथायराइडिज्म। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आती है वो कौन सी है, नो बार बॉडी। बार बॉडी नहीं होती टर्नर सिंड्रोम में, ये याद रखना, नो बार बॉडी इन द टर्नर। Patient at 20 week gestation passing clot and vesicles, what finding will be present? तो क्या फाइंडिंग मिलेंगी, इंक्रीज हो जाएगा बीटा HCG का लेवल। ओवेरियन कैंसर फर्स्ट मेटास्टाइज टू, कहाँ पे मेटास्टाइज करता है, पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड में। अपर लेटरल लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो उसमें क्या होगा, अपर लेटरल है, ठीक है, मतलब अपर है और आउटवर्ड वाला साइड है, तो उसमें वो क्या होगा हमारे पास, एंटीरियर पेक्टोरल region में। A person fell from the height and now has urinary and the fecal incontinence, दोनों incontinence हो रहे हैं, urinary भी और fecal भी, तो ये किसकी वजह से होगा, S2, 3 and 4, ये कौन सी नर्व है, पेडेंटल नर्व की रूट वैल्यू है, प्यूडेंडल नर्व, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, रेक्टम एंड एनल कैनाल रिसीव पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई फ्रॉम द, कहां से लेंगे, फ्रॉम द S2, 3 and 4। सब अरेक्नाइड स्पेस एंड एड, कहां पे एंड होती है, सब अरेक्नाइड स्पेस, S से सब अरेक्नाइड स्पेस, S से S2। ये आपका लेवल ऑफ S2, यहाँ पे सब अरेक्नाइड स्पेस आके एंड होती है। स्पाइनल कॉर्ड एंड एट द लेवल ऑफ, अब स्पाइनल कॉर्ड एडल्ट में कहां पे एंड होता है, एट लोअर बॉर्डर ऑफ, लोअर बॉडी ऑफ द L1, ठीक है, एडल्ट के अंदर L1 की लोअर बॉडी, ये है आपका L2, इससे ऊपर कहीं पे आएगा आपका L1 का लेवल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है सब अरेक्नाइड स्पेस एंड सब अरेक्नाइड, S से सब अरेक्नाइड स्पेस और S से S2 वर्टिब्रा के लेवल पे। लेकिन अगर चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन में कहां पे एंड होती है, एट द अपर बॉर्डर ऑफ द L3। अगर L3 की बात करें तो उसका आएगा अपर बॉर्डर, लेकिन अगर L2 की बात करें तो उसका आएगा लोअर बॉर्डर बच्चों के अंदर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर पास थ्रू द फोरामेन ओवेल, तो फोरामेन ओवेल से ना क्या क्या चीजें पास करती हैं, अब देखो A इज ग्रेटर देन E, इसका मतलब मैंडिबुलर नर्व भी पास कर रही है, एसेसरी मेनिंजियल भी पास कर रही है, ठीक है। तो इसमें आपने एक निमोनिक याद रखना है, मेल पास फ्रॉम द ओवेल, ये दोनों पास करते हैं, लेकिन A इज ग्रेटर देन द E। अब ये मेल क्या है, ये फोरामेन ओवेल के कंटेंट्स, मेल MELE, M से मैंडिबुलर नर्व आएगी, A से एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी आएगी, और L से लेसर पिट्रोसल नर्व, और E से इमिशरी वेन। ये सारा कुछ कहां से पास करता है हमारे पास, फोरामेन ओवेल से। इसके अलावा हमने जो एंटीरियर मिडल एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है, उसे उसमें हमने कैसे याद रखना है, फोरामेन रूटेंडम रॉस नमोनिक से, ROS, ठीक है। फोरामेन रूटेंडम, फोरामेन ओवेल, फोरामेन स्पाइनोसम। अब रूटेंडम से क्या चीज पास करती है, रो मैक्स नमोनिक है आपके पास, रो से रूटेंडम, मैक्स से क्या है, मैक्सिलरी नर्व, मैक्सिलरी नर्व क्या है हमारे पास, V2 ब्रांच है, वो कहां से पास कर रही है, फ्रॉम द रूटेंडम, ठीक है। अब जो ओवेल है, ओवेल का O से याद रखो, ओवेल, ठीक है, और मैन से क्या है, मैंडिबुलर नर्व, तो वो कौन सी है, देखो V2 यहां से पास करेगी, V3 यहां से करेगी, ठीक है। अब V3 क्या है, मैंडिबुलर नर्व है, तो वो क्या कहाँ आ गई आपके पास, ओवेल में। और बाकी आपने ये वही मेल वाला नमोनिक याद रखना है। और स्पाइनोजम, स्पाइनोजम में आपने MMS याद रखना है, MM से मिडल मिनेंजियल आर्टरी, और S से क्या होगा, स्पाइनोजम। यही चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताई हुई है। देखो, ओवेल से क्या पास कर रहा है, यही मेल, एक ही चीज आपको बताई हुई है, लेकिन बाकी चीजें अब आपको पता है कि क्या पास कर रही हैं। स्पाइनोजम को हमने MMS से याद किया, S से स्पाइनोजम, और MM से मिडल मेनिंजियल आर्टरी। उसके बाद सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, वहां से क्या पास करेगा, V1 ब्रांच पास करेगी ऑप्थेल्मिक नर्व की। अच्छा, उसके बाद है फोरामेन रूटेंडम, रूटेंडम से RO से हमने क्या याद किया था, रूटेंडम, ठीक है। और उससे क्या कौन सी ब्रांच पास कर रही है हमारे पास,
मैक्सिलरी नर्व या V2 ब्रांच पास कर रही है, ओवेल से क्या करेगी, V3 ब्रांच पास करेगी, तरतीब से आ रहे हैं ये सारे। उसके बाद है जुगुलर फोरामेन, ये आपका BCQ बार बार आता है, ठीक है। जुगुलर फोरामेन से क्या पास करता है, क्रेनियल नर्व 9, 10, 11 और सिग्माइड साइनस। हाइपोग्लोसल कैनाल से क्या पास करता है, क्रेनियल नर्व 12। फोरामेन मैग्नम से क्या पास करेगा, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल पार्ट ऑफ 11th cranial nerve. Regarding pituitary gland, रिलेशन टू इज, पिट्यूटरी ग्लैंड का ना बच्चों यही पे ही रट्टाफाई कर लो, ये सारे के सारे रिलेशन इसके इंपॉर्टेंट हैं और आते हैं, ठीक है। सबसे पहले है सुपीरियर प्लाज्मा, ठीक है। ऑप्टिक कियास्मा पढ़ा है सुपीरली, इन्फीरली क्या पढ़ा हुआ है, इन्फीरली इसमें छोटे छोटे खड्डे हैं जिन्हें आपने क्या कहा है, स्फीनाइड एयर साइनस, इन्फीरली पढ़े हैं। लेटरली क्या पढ़ा है, लेटरली कैवर्नस साइनसिस पढ़े हुए हैं। और एंटीरली क्या पढ़ा है हमारे पास, ऑप्टिक नर्व पढ़ी है। इसे ऐसे ही याद रखो। आपके पास ना एक जादू है, ये इंफीरियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके ऊपर सुपीरियरली जो है एक जादू सी चीज पड़ी हुई है, और लेटरली क्या है हमारे पास, साइनसिस पड़े हुए हैं, और एंटीरली क्या है, ऑप्टिक। एंटीरली यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिक नर्व पड़ी हुई है। अब इन्फीरली क्या चीज पड़ी थी, क्यूबानस साइनस, नहीं स्पिनोइडल एयर कैवर्नस साइनस, साइनस से लैटरली आएगा। स्पिनोइडल एंटीरियर एयर ऑप्टिक नर्व थी और इन्फीरली छोटे छोटे खड्डे हैं, उन खड्डों का नाम क्या है, स्पिनोइडल एयर साइनस, हमारा स्फीनाइड एयर साइनसिस, ठीक है। छोटे खड्डों का नाम क्या है, स्फीनाइड एयर साइनसिस। लेटरली क्या पड़ा हुआ है, कैवर्नस। एक नहर है उसका क्या नाम है, केवर्नस साइनस, ठीक है। सुपीरली एक कियास्मा की तरह की चीज है, उसे क्या कहते हैं हम, ऑप्टिक कियास्मा। ऑप्टिक कियास्मा, और एंटीरली क्या पड़ा है हमारे पास, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व पड़ी है। बच्चों इसे ऐसे ही रट्टाफाई करो, ये बार बार आता है, ये अभी आपको भूलना नहीं चाहिए। पिगमेंट इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा कौन सा होता है, न्यूरो मेलानिन। ड्यूरिंग एक्सरसाइजिंग मसल ब्लड वेसल डायलेटेशन अकर थ्रू, कैसी डायलेटेशन होगी, थ्रू द लोकल मेटाबोलाइट। एट द एंड ऑफ द मैराथन रेस अ पर्सन हैज, मैराथन रेस, जब मैराथन रेस करनी है मतलब एक एक्टिवली एक बंदे ने भागना है, तो उसे किस चीज की जरूरत है, ग्लूकोज की जरूरत है, ठीक है। ग्लूकोज कब आएगा, जब ग्लूकागोन होगा। इसका क्या मतलब है कि ग्लूकागोन का लेवल हाई होगा और इंसुलिन का लेवल कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि मैराथन रेस में उसे ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज मिलेगी तो एनर्जी मिलेगी ना। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, अ पेशेंट वाज ऑपरेटेड फॉर स्मॉल ट्यूमर ब्लॉकिंग द सेरिब्रल एक्विडक्ट आफ्टर फ्यू डेज प्रेजेंट विद द डिस्टरबेंस ऑफ स्लीप द न्यूक्लियस। अच्छा जो स्लीप होती है ना बच्चों, स्लीप बहुत खूबसूरत होती है, स्लीप हमें चाहिए, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत क्याज्मेटिक है। तो सुप्रा क्याज्मेटिक न्यूक्लियस चाहिए फॉर स्लीप। इसके अलावा कुछ न्यूक्लियाई हमें बताए हुए हैं, उनके फंक्शन बताए हुए हैं। सबसे पहले है हमारे पास पेरी प्रीबायोटिक न्यूक्लियस, ये वैसे इसका आता नहीं है, देख लो क्या करता है, रेगुलेट करता है रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, लेकिन ये आता नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है याद रखने के वो ये है, सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर। इसका आपने नमोनिक याद रखना है, पोसा, POSA। पी से पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, इसने क्या करना है, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करना है। एस से क्या है हमारे पास, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, इसने क्या करना है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या ADH को रिलीज करना है, ठीक है। और क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं वाटर बैलेंस को। उसके बाद है एंटीरियर न्यूक्लियस, एंटीरियर न्यूक्लियस का भी BCQ कई दफा आया हुआ है। इसने क्या करना होता है, रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को बाय डिसिपेटिंग ऑफ हीट, और स्टिमुलेट करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। जो आर्कुएट न्यूक्लियस है आपका, इसने क्या करना है, प्रोड्यूस करता है हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर। ये वैसे इतना नहीं आता, ये जो मैंने आपको ये 3 बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा उसके बाद ये वाले इंपॉर्टेंट है, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस, ठीक है। जो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है इसे हम क्या कहते हैं, स्टाइटी सेंटर कहते हैं। अगर तो ये स्टिमुलेट होता है, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस स्टिमुलेट होता है, तो इसने क्या करना है आपको, जो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है इसने क्या करना है,
जो डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस है ना, ये करता है आपको मोटा, ठीक है। डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस क्या करता है, आपको मोटा करता है। इसी का डॉर्सो का डीएम से याद रखो, एम को बड़ा करो, डॉर्सोमीडियल ने क्या करना है, आपको ओबीस करना है, ठीक है। और जो वेंट्रोमीडियल है ना, वीएम, इसने क्या करना है, ये स्टाइटी सेंटर है, ये स्टिमुलेशन, ये क्या करेगा, आपकी ईटिंग की अर्ज को कम कर देगा, जिसकी वजह से ये आपको लीन कर देगा, पतला कर देगा। डॉर्सोमीडियल ने मोटा करना है, वेंट्रोमीडियल ने आपको पतला करना है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, पोस्टीरियर न्यूक्लियाई। जो पोस्टीरियर न्यूक्लियाई है, इन्होंने क्या करना है, रेगुलेट करना है बॉडी टेम्परेचर बाय कन्वर्जन ऑफ हीट। मेमिलरी न्यूक्लियाई ने क्या करना है, रिसीव इनपुट फ्रॉम द हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन थ्रू द फॉर्निक्स, और लेटरल न्यूक्लियस स्टिमुलेट इट्स स्टिमुलेशन इंड्यूस ईटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास, पेशेंट डेवलप सिरोसिस ईयर आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी, कीपिंग इन व्यू वायरल इटियोलॉजी। अब सिरोसिस की वायरल इटियोलॉजी आपसे पूछी हुई है कि क्या है। सिरोसिस काज कौन करता है? मेनली तो वही आएगा ना, हेप बी सी। हाँ, है बीसी। अब उनकी सिरोलॉजी क्या है, इटियोलॉजी वो ये है, इन्वेलप्ड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस विद द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसके बाद है सर्टोली सेल रिलीज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सर्टोली सेल ने क्या करना है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करनी है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कहाँ से रिलीज होती है, एंड्रोजन बाइंडिंग, एंड्रोजन जो है वो खुद प्रोड्यूस होता है बाय द लीडिंग सेल, और सर्टोली सेल ने क्या करना है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और इनहिबिट। अब यही पे इसे रेक्टिफाई कर लो, सर्टोलाई के एंड में आई आता है, सर्टोलाई आई आता है ना, आई से इनहिबिन हो गया, और दूसरा क्या करेगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करेगा। जबकि लीडिंग सेल ने क्या किया, एंड्रोजन प्रोड्यूस किया खाली। उसके बाद क्या है हमारे पास, पेरिफेरल न्यूरोपैथी सेकेंडरी टू आइसोनियाजिड इज रिवर्स्ड आर प्रिवेंटेड बाय। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी को प्रिवेंट कैसे करते हैं हम, B6 देते हैं। B6 पायरी पायरिडॉक्साइन है ना, जितना आपका टीबी की ट्रीटमेंट चल रही होती है उसके साथ आप B6 दे रहे होते हो। अच्छा, उसके बाद है पेशेंट अंडरगो गैस्ट्रेक्टमी प्रेजेंट विद द पेरिफेरल नमनेस, MCV 112। अब देखो MCV बढ़ा हुआ है, 100 से ज्यादा है, 112 है। डेवलप मैक्रोसिटिक एनीमिया। अच्छा, उन्होंने खुद ही बता दिया मैक्रोसिटिक एनीमिया है, लेकिन गैस्ट्रेक्टमी हुई है, ठीक है, गैस्ट्रेक्टमी हुई है, तो इसका क्या मतलब है, तो विटामिन B12 जो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा ना उसका, बिकॉज पैराइटल सेल सेल को डैमेज इंटरेक्टिव हुआ नहीं है, है तो हमारे पास, वो जो है इसकी रिफ्लेक्टेड इंट्रिंसिक रिड्यूस फैक्टर नहीं है, या फैक्टर आर बाइंडिंग फैक्टर जो होता है वो नहीं है ना। वो नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। तो आपने क्या करना है, इंजेक्टेबल फॉर्म में विटामिन B12 देना है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक और BCQ आता है कि इंजेक्टेबल फॉर्म में B12 जो आप देते हैं उसका प्रेफर्ड रूट क्या है, आइदर वो IM है, आइदर वो IV है, तो कौन सा है? IV IM पता नहीं। IM प्रेफर करोगे आप, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, चाइल्ड हैज द हिस्ट्री ऑफ पाइका। अब पाइका की हिस्ट्री है, 9 पेलर है, फटीग है, लो HB है, और सूटेबल डायग्नोसिस क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। साइनाइड पॉइजनिंग विल अफेक्ट विच कम्प्लेक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो साइनाइड पॉइजनिंग जो है वो बच्चों याद रखना, हमेशा कम्प्लेक्स 4 के ऊपर आके अफेक्ट करती है। कम्प्लेक्स 1 क्या करता है, इनहिबिट्स बाय, कौन इनहिबिट करता है कम्प्लेक्स 1 को, रेटोनोन रेटिनोन, ठीक है। कम्प्लेक्स 3 को कौन इनहिबिट करता है, एंटीमाइसिन A। कम्प्लेक्स 4 को कौन इनहिबिट करता है, साइनाइड। कम्प्लेक्स साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और एजाइड तीनों आते हैं। और उसके बाद है कम्प्लेक्स 5, उसे कौन इनहिबिट करता है, ओलिगोमाइसिन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये आपको दिखाई हुई है, कम्प्लेक्स 1 2 3 4 एंड 5। मेनली आपका जो स्नेरियो आता है वो इसके साथ आता है, कम्प्लेक्स 4 के साथ, साइनाइड पॉइजनिंग। रिट्रोफेरेंशियल लिम्फ नोड ड्रेन, कहां से ड्रेन करेंगे, थ्रू द फेरिंग्स। रिट्रोफेरेंशियल लिम्फ नोड
drain from the pharynx and auditory tube. Hymen epithelium is lined by, तो हाइमन के एपिथेलियम कौन लाइन करता है? स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम. सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन लास्ट ट्राइमेस्टर. इसमें ना आपने दो चीजें याद रखनी है. एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कहां से आता है, दूसरा लास्ट ट्राइमेस्टर में कहां से आता है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कहां से आएगा? कॉर्पस ल्यूटियम से. सेकंड और लास्ट ट्राइमेस्टर में कहां से आएगा? फ्रॉम द प्लेसेंटा. मेन सपोर्ट ऑफ द पेल्विक विजरास कौन सी होती है? लिवेटर एनाई मसल होता है. अब जो लिवेटर एनाई मसल है वो कौन से तीन मसल से मिलके बना है? एक्चुअली लिवेटर एनाई जो है ना ये कॉम्प्लेक्स है जो कि तीन मसल से मिलके बना हुआ है. ठीक है, ये तीनों आपको दिखाए हुए हैं यहाँ पे. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. कौन से मसल हैं? इलियोकोक्सीजियस, प्यूबोकोक्सीजियस और प्यूबो रेक्टालिस मसल. ये तीनों मिलके क्या बना रही हैं? लिवेटर एनाई बना रही हैं. In median episiotomy, perineal body is damaged. If perineal body cut, which muscle is damaged? अब मीडियन और मीडियल ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया है. ठीक है, ये है आपका मिड लाइन मीडियन और ये क्या है? मीडियोलैटरल एपिसियोटमी. ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनके मेरिट और डीमेरिट क्या होते हैं, फिर हमें पता चलेगा ना कि क्या चीज कट हो रही है और कैसे हो रहा है. जो है मीडियन एपिसियोटमी वो देते हैं हम बिल्कुल मिड लाइन में. जब मिड लाइन में देंगे तो क्या रिस्क ऑफ डैमेज होगा? यहाँ पे एनल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के डैमेज होने का खतरा होता है. दी मसल आर नॉट कट. मीडियन में मसल को आप नहीं कट करते. ब्लड लॉस इज लीस्ट, कम होता है ब्लड लॉस. रिपेयर भी इजी होता है, लेकिन ये एरिया जो है ना बहुत ज्यादा पेनफुल होता है. पोस्ट ऑपरेटिव कंफर्ट इज मैक्सिमम. हीलिंग इज सुपीरियर. वोंड डिस्ट्रप्शन इज रेयर और डिस्पेरिन्यूरिया इज रेयर. और डीमेरिट्स इसके क्या है? एक्सटेंशन इफ अकर, अगर तो ये बहुत ज्यादा लंबा कट चला जाता है तो क्या होगा? आपने रेक्टम को भी इन्वॉल्व कर देना है. नॉट सूटेबल फॉर द मैनिपुलेटिव डिलीवरी इन द abnormal presentation or position such as use is selective. अच्छा, उसके बाद जो मीडियोलैटरल है इसमें क्या होता है? मीडियोलैटरल आपका सेफ है. इसमें आप रेक्टल एनवॉल्वमेंट या एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को डैमेज नहीं करते. अगर नेसेसरी हो तो फिर आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हो. यहाँ पे पहले आप छोटा कट लगाते हो, अगर नेसेसरी हो जाए तो आप लंबा कट भी लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पे स्फिंक्टर को आप डैमेज नहीं करोगे. अपोजिशन ऑफ द टिश्यू इज नॉट गुड. ब्लड लॉस जो है वो लिटिल मोर ज्यादा होता है मीडियन की निस्बत. पोस्ट ऑपरेटिव डिस्कम्फर्ट इज मोर. अच्छा, यहाँ पे ये होता है कि जब आप बैठते हो ना तब पेन होता है. पेन यहाँ पे थोड़ा कम होता है लेकिन इधर बहुत स्वेयर पेन होता है. पोस्ट ऑपरेटिव जो डिस्कम्फर्ट है इसका ज्यादा होता है. रिलेटिव इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ द वोन डिस्ट्रप्शन होगा. डिस्पेरिन्यूरिया इज कंपेरेटिवली मोर. अब यहाँ पे साइड पे क्योंकि ये देखो यहाँ पे सारे मसल आके अटैच हो रहे हैं इस साइड पे, इधर कोई मसल नहीं है, इधर सिर्फ स्फिंक्टर पड़ा है. तो यहाँ पे आप बल्बोस्पोंजियोसिस मसल को कट कर सकते हो मीडियोलैटरल के ऊपर ना. ये देखो मीडियोलैटरल में अगर उसे एक्सटेंड करते हो तो बल्बोस्पोंजियोसिस आपका जाएगा, लेकिन अगर नॉर्मली आप मीडियोलैटरल कर रहे हो तो उसमें क्या जाएगा आपका? बल्बोस्पोंजियोसिस मसल नॉर्मली. लेकिन अगर एक्सटेंड बहुत ज्यादा करते हो तो फिर आप इन्वॉल्व कर सकते हो डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल को भी, क्योंकि यहाँ पे साइड पे वो भी पड़ा हुआ है डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल. लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था दरमियान में ये पेरिनियल बॉडी पड़ी थी, यहाँ पे आके ये तीनों मसल आके अटैच हो रहे थे. ठीक है, मेनली बल्बोस्पोंजियोसिस को आप डैमेज करते हो, लेकिन अगर बहुत ज्यादा एक्सटेंड करते हो तो आपका ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल भी डैमेज होता है. अच्छा, नेक्स्ट ये है हमारे पास विच स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड फ्रॉम द जेनिटल ट्यूबरकल इन द फीमेल. अब जेनिटल ट्यूबरकल दो चीजें देती है, एक मेल के अंदर एक फीमेल के अंदर. फीमेल के अंदर क्या देगी? ये क्लाइटोरस देगी. मेल के अंदर क्या देगी? ये देखो ये है आपका जेनिटल ट्यूबरकल. अब जेनिटल ट्यूबरकल ने क्या बनाना है? फीमेल के अंदर क्लाइटोरस बनाना है. यहाँ पे ये क्लाइटोरस शो कराया हुआ है यहाँ पे ये. ठीक है, और इधर मेल में क्या बना रहा है? वो ग्लैंड्स पीनिस का नहीं था समथिंग कुछ उस तरह. मेल में क्या? ग्लैंड्स पीनस या पीनस बना रहा है. ठीक है, ये पीनस शो कराया हुआ आपको. जेनिटल ट्यूबरकल
मेल में पीनस और फीमेल के अंदर क्या, क्लाइटोरस, ये चीज। यहाँ पे वैसे कुछ चीजें, कुछ स्ट्रक्चर आपको दिए हुए हैं, उसके डेरिवेटिव बताए हुए हैं। अभी तक हमने मीजोनेफ्रिक डक्ट और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट के डेरिवेटिव रेक्टिफाई किए हुए हैं। मीजोनेफ्रिक डक्ट में क्या बनेगा, अपेंडिक्स ऑफ एपिडिडमस है, इजैकुलेटरी डक्ट है, सेमिनल वेसिकल है। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट क्या बना रही थी बच्चों फीमेल के अंदर, uterus, uterine tubes and upper two-third of vagina. वेजाइना, ठीक है। और मेल के अंदर क्या बना रही है, अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस और प्रोस्टेटिक यूट्रिकल बना रही है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, ये मीजोनेफ्रिक का आपने से बताया था, सीट के निमोनिक से, वो मेल के ही थे आई गेस, सेमिनल हाँ मेल के वेसिकल। निमोनिक थे। क्या ठीक क्या है। था, एस से सेमिनल वेसिकल, फिर एस डबल ई एपिडिडमिस, डी निमोनिक बताया था, जैकुलेटरी डक्ट था, और डक्टस डेफरेंस। सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, डक्टस डेफरेंस और एपिडिडमिस। एपिडिडमस। अच्छा, आगे ना आपको कुछ डेटा दिया हुआ है। डेटा ऑन टू ग्रुप ऑफ द डायबिटीज आर कलेक्टेड टू लुक एट द मेल एंड फीमेल पैटर्न ऑफ द डायबिटीज। सॉरी, एक छोड़ गया हम, एक नहीं दो छोड़ गए। फीमेल विद द पॉइंट नंबर 47 है बीसीक्यू नंबर, फीमेल विद द ड्रैगिंग सेंसेशन इन द लोअर एब्डोमेन ऑन एग्जामिनेशन सर्विक्स एट एंट्राइटिस पे सर्विक्स है तो फिर क्या होगा, विच लिगामेंट इज डैमेज, यूट्रोसेक्टल लिगामेंट। एक्चुअली आपने ना विद इन टू आउटसाइड याद रखना है। अगला भी पढ़ लेते हैं फिर मैं बताती हूँ। मल्टी ग्रेविडा फीमेल विद द थर्ड डिग्री प्रोलैप्स विच लिगामेंट विल बी डैमेज। तो थर्ड डिग्री प्रोलैप्स में भी यूट्रोसेक्टल लिगामेंट डैमेज होता है। आपने वर्ड याद रखना है, विद इन टू आउटसाइड, ठीक है। इन तीनों के अंदर यूट्रोसेक्टल लिगामेंट ही डैमेज हो रहे हैं। विद इन में क्या हो रहा है, डिसेंट ऑफ द सर्विक्स विद इन द वेजाइना। सेकंड डिग्री में क्या हो रहा है, डिसेंट ऑफ सर्विक्स टू द इंट्रोइटस। और थर्ड डिग्री में डिसेंट ऑफ सर्विक्स आउटसाइड द इंट्रोइटस। फोर्थ डिग्री को क्या कहते हैं हम, प्रोसीडेंशिया कहते हैं, जिसमें पूरा का पूरा यूट्रस बाहर आ जाता है आउटसाइड द इंट्रोइटस। फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री में क्या होगा, यूट्रोसेक्टल लिगामेंट डैमेज होगा। थर्ड डिग्री में हमारे पास यूट्रोसेक्टल डैमेज इज ग्रेटर देन कार्डिनल लिगामेंट डैमेज। और फोर्थ डिग्री में कार्डिनल लिगामेंट ही डैमेज होता है आपका। नेक्स्ट है हमारे पास एडमिट मैम ऐसे आप सोचने की बात है, ऑनेस्टली हमारी दफा क्यों नहीं इस तरह के सवाल आते हैं। मैंने तो अभी आ जितनी जाएंगे दफा भी इंशाल्लाह। पेपर दिया है, इतने बुरे सवाल आते हैं ऑनेस्टली। मतलब सब लोग कहते हैं ना कि पूल रिपीट होता है, आपकी तैयारी जो है वो इनसफिशिएंट होगी, वो सब फैक्टर्स हैं, लेकिन फेब्रुअरी का पेपर इतना डिजास्टर्स था कि अभी तक मुझे उसके नाइटमेयर्स आते हैं। मतलब इतना डिजास्टर्स पेपर था, मुझे आधा टाइम तो भी यही फिक्र होती रहती है कि पेपर वैसे ही ना आ जाए जैसे फेब्रुअरी में आया था। वो पता नहीं क्या था, यहाँ पे एमसीक्यूज करो तो सारे हो रहे होते हैं, कर भी। ऐसे 29-year-old woman is admitted to hospital because the birth of her child is several day overdue. Tearing of the pelvic diaphragm during childbirth lead to paralysis of which of the following muscle। अब किस चीज का मसल, वही जो पेल्विक फ्लोर बना रहा था मेनली, वो क्या था, लिवेटर एनाई। तो इसका जो होगा पैरालिसिस हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डेटा ऑन टू ग्रुप ऑफ डायबिटीज वाज कलेक्टेड टू लुक एट मेल एंड फीमेल पैटर्न ऑफ डायबिटीज। फीमेल हैड मीन random blood sugar level 200 plus minus 50 and male have a mean RBS level of 205 प्लस माइनस 10 mg। द रिजल्टेंट रिविल। अच्छा, इसमें ना आपकी रफी में दोनों दिए हुए हैं। एक जगह पे इन्होंने मेल को प्रेफर किया हुआ है, एक जगह पे फीमेल को प्रेफर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ना फीमेल्स को प्रेफर किया हुआ है कि वोमेन हैव लो, मीडियम एंड हाई स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन जो मेल के अंदर है वो कितना है, हमारे पास कम है, 10 है, जबकि वोमेन के अंदर कितना है, 50 है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि इनका स्टैंडर्ड डेविएशन वोमेन के अंदर ज्यादा है और लो मीडियन है। टेस्ट विच एक्सक्लूड कंप्लीटली नॉन अफेक्टेड पर्सन। तो हमने क्या कहा था कि जो बीमारी में लोग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हुए हुए होते हैं। तो सेंसिटिविटी जो होती है वो क्या शो कराती है कि बंदा डिजीज्ड है, लेकिन स्पेसिफिसिटी क्या शो कराती है कि बंदा जो है वो नॉन अफेक्टेड है, ठीक है।
अब यहाँ पे सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी का बताया हुआ है। सेंसिटिविटी क्या है? ट्रू पॉजिटिव केसेस जिनमें वाकई डिजीज है, रूल आउट करती है ये डिजीज को, एसोसिएट होती है विद द ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। इसे हमने कैसे याद किया? सनाउट से, SNOUT। सेंसिटिविटी ने क्या करना है? रूल आउट करना है डिजीज को। उसके बाद है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी ने क्या करना है? नॉन डिजीज पर्सन को डिटेक्ट करना है और रूल इन करना है डिजीज को। तो इसे आपने कैसे याद रखना है? स्पिन से, SPIN। SP से स्पेसिफिसिटी, IN से क्या है? हमारे पास रूल इन करती है डिजीज को, एसोसिएट होती है विद द ट्रू नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव। Result of positive test came positive and negative test came negative. This is related to, अब देखो ये एक्यूरेसी नहीं है किसी चीज की कि वाकई अगर डिजीज है तो वो बताती है कि हाँ केस पॉजिटिव है, अगर वाकई डिजीज नहीं है तो बता देती है कि केस नेगेटिव है। तो इसका क्या मतलब है? ये चीज एक्यूरेट है। तो ये उस चीज की क्या एक्यूरेसी है। उसके बाद है सर्जन विद 200 पेशेंट ऑफ हेमराइड, ही रेंडमली divide the patient surgically treated and pharmacologically treated group. After 1 year, he assessed that the patient find that सर्जिकली ट्रीटेड पेशेंट हैज बेटर आउटकम टाइप ऑफ द स्टडी। तो इस स्टडी को हम क्या कहेंगे? देखो दो डिफरेंट ग्रुप है और रेंडमाइज उन्होंने मतलब चूज किया हुआ है कि कौन कौन से पेशेंट आ रहे हैं। कुछ स्पेशल ये नहीं है कि कुछ डायबिटिक पेशेंट है, कोई मतलब स्पेशलिटी नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये क्या होगा? रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होगा। इन्फॉर्म कंसेंट क्या बताती है? इन्फॉर्म कंसेंट के ऊपर हर चीज आप एक्सप्लेन करते हो रिटन फॉर्म में, जिसमें क्या होता है? आप रिस्क बताते हो, बेनिफिट बताते हो और अल्टरनेटिव मेथड भी बता रहे होते हो। आप प्रेग्नेंट विद ब्लड शुगर 300 केम इन हॉस्पिटल, व्हाट कुड वी गिव? अब देखो प्रेग्नेंट लेडी जितनी भी आएंगी ना, आपने उन्हें क्या देना है? इंसुलिन देनी है। Which of the following posterior deviation of the sacral plexus? जब मैं आपको लोअर मैम लिम्ब इसमें पढ़ा रही थी सल्फोनाइल यूरिया वाला क्यों नहीं आएगा ऑप्शन? इंसुलिन और सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल इंसुलिन प्लस सल्फोनाइल यूरिया जो हम वो देते हैं ना, क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी के अंदर हम ट्राई करते हैं कि ओरल फॉर्म में ना बहुत कम से कम दें। अब ऐसा नहीं है कि ओरली मेडिसिन चल नहीं रही होती, वो पेशेंट के स्टेटस के मुताबिक हम ओरली भी देते हैं, लेकिन मेनली जो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस होती है ना वो इंसुलिन होती है। मतलब हम ओरल की निस्बत इंसुलिन देना गवारा करते हैं, ठीक है। किसी भी कॉम्बिनेशन फॉर्म में हम प्रेगनेंसी में नहीं देते, लेकिन हाँ अगर कोई उस तरह उसका स्टेटस इस तरह का है कि हम ओरल फॉर्म में दें तो देंगे। मतलब डिपेंड करता है आपके टेस्ट और बाकी सारी रिपोर्ट्स के ऊपर, लेकिन मेनली जो प्रेफरेंस ऑर्डर है ना वो जस्ट इंसुलिन का। इसी वजह से हमने इंसुलिन को पहले चूज किया। ठीक है। अब मैम जिससे ना अब पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ सेक्टरल प्लेक्सिस में क्या आएगा हमारे पास? कॉमन पिरोनियल नर्व आएगी। मोस्ट मीडियल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो मोस्ट मीडियल ब्रांच कौन सी है? असेंडिंग फिरेंजियल है। अब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की जो ब्रांचेस हैं वो हमने कैसे याद की हुई हैं? शी ऑलवेज लाइक फ्रेंड्स ओवर पापा ममा एंड सिस्टर। शी के एस से क्या बन रहा है? सुपीरियर थायराइड। ऑलवेज के ए से असेंडिंग फिरेंजियल, यही है मोस्ट मीडियल। उसके बाद है लाइक के एल से लिंगुअल, फ्रेंड्स के एफ से है फेशियल, ओवर ऑक्सीपिटल, पापा पोस्टीरियर ऑरिकुलर, मामा मैक्सिलरी और सिस्टर से सुपरफिशियल टेम्पोरल। ये इसकी सारी ब्रांचेस हैं। और आपसे कौन सी पूछी हुई है? मोस्ट मीडियल ब्रांच असेंडिंग फिरेंजियल, ये वाली। Patient undergo laparotomy for tubal ligation. Post-operative, her abdomen was reopened due to slippage of ligature and hemorrhage bleeding, most probably. From which artery? तो कौन सी आर्टरी से ब्लीडिंग होगी? इंटरनल यूट्राइन लाइगेशन आर्टरी। होगी। ट्यूबल लाइगेशन, नहीं, अच्छा अच्छा, इंटरनल मैंने वो लाइगेशन नहीं है, लेप्रोटमी ट्यूबल के लाइगेशन। साथ रिलेट कर दिया है। एम्बुलाई इन द वीनस सर्कुलेशन विल लॉज इन। अब इसमें ना अपने दो चीजें याद रखनी है कि पहले कहाँ जाती है? फर्स्ट गो टू होगा तो इंफीरियर वेना केवा इज ग्रेटर देन राइट एट्रियम। लेकिन अगर लॉज की बात करें तो एल से लॉज, एल से लंग्स। फर्स्ट लॉज इन लंग्स मतलब पल्मोनरी आर्टरी, लेकिन अगर फर्स्ट गो टू की बात करें तो इंफीरियर वेना केवा इज ग्रेटर देन राइट एट्रियम। एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लाक काज बाय, कौन काज करता है? एंडोथेलियल इंजरी की वजह से। Patient has CNS symptom and amenorrhea. She is diagnosed as case of hyperprolactinoma. She has bitemporal hemianopia. What occurred
ड्यू टू लियनफ। तो ये सारा कुछ किसकी विच अकर ड्यू टू लियनफ, ये सारा कुछ किसकी वजह से हो रहा है? ऑप्टिक कियास्मा पे लियन की वजह से। टिकल सेंसेशन इज कैरीड बाय, टिकल सेंसेशन कौन लेके जाएगा? आपके सी फाइबर्स लेके जाएंगे। नाइट्रोग्लाइसरीन मेडिएट इट्स वेसोडाइलेटर एक्शन थ्रू, अच्छा नाइट्रोग्लाइसरीन का वेसोडाइलेशन एक्शन किसकी वजह से होता है? थ्रू द साइक्लिक जीएमपी। In patient, loss of proprioception occur after RTA. What is under mechanism? तो अब देखो, लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन तो है, लेकिन उन्होंने क्या पूछा? मैकेनिज्म पूछा। उन्होंने ये नहीं पूछा कि कौन सा ट्रैक जा रहा है। अगर तो लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन हो और ट्रैक की बात करें तो आपका डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम इन्वॉल्व होगा, लेकिन अगर मैकेनिज्म की बात करें तो फिर क्या होगा? लैटरल इनहिबिशन हो। Old female fall in washroom lead to fracture and replaced by prosthesis. On following day she develop, उसी दिन उसे क्या हुआ? डिस्निया हुआ, पेटिकियाई on the skin हुए, in which of the following? तो क्या हुआ उसे? फैट एम्बोलिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास डायबिटिक पेशेंट विद पेरिफेरल न्यूरोपैथी, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट अटैक ऑफ टॉक्सिक मटेरियल टू स्ट्रक्चर डैमेज इन द पेशेंट। तो कौन सी चीज बचाएगी? एंडोथेलियल सेल बचाएंगे। डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट हैविंग मिक्स एडिमा, अच्छा ये इसमें ना दो चीजें, डायबिटिक प्लस हाइपरटेंसिव, तो इन दोनों में आप क्या देते हो? कैप्टोप्रिल देते हो, एस इनहिबिटर। डायबिटिक प्लस हाइपरटेंसिव में कैप्टोप्रिल देते हो। विच ड्रग हैज एक्शन सिमिलर टू एट्रोपिन, तो एट्रोपिन की तरह का एक्शन कौन करता है? स्कोपोलामिन। स्कोपोलामिन को हम और किस में देते हैं? हाँ, साइक्लिजिन देते हैं आप एयर सिकनेस में, जिसमें हवा में साइकिल चलाना होता है, वो है माउंटेन साइक्लिजिन। सिकनेस में उसके भी बाद आपने बताया था, माउंटेन सिकनेस वाला भी। माउंटेन सिकनेस में क्या होता है? एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड माउंटेन का नाम है, ठीक है, उसे याद रखना है। ये क्या कराता है? माउंटेन सिकनेस। एयर सिकनेस में साइक्लिजिन। मोशन सिकनेस में चलते हुए आपने आइसक्रीम का स्कोप लेना है तो स्कोपोलामीन। और मॉर्निंग सिकनेस याद रखनी है कि सुबह हमेशा प्यारी होती है, तो पायरिडॉक्सिन इन मॉर्निंग सिकनेस। ये सारे सिकनेसेस हो गए हमारे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अ मैन हैविंग जॉइंट पेन, रीनल स्टोन, high level of calcium, high parathermone, normal parathermone releasing hormone and low phosphate, ठीक है। तो रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें क्या हो रहा है? अब देखो, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम है, कैल्शियम बढ़ी हुई है और पैराथार्मोन लेवल भी बढ़ा हुआ है, तो ये सारा कुछ किस में होता है? प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म में। अब इसके काजेस क्या है? या तो पैराथायराइड का एडिनोमा होगा मोस्ट कॉमन, या फिर पैराथायराइड का कार्सिनोमा होगा। अब सीरम कैल्शियम लेवल इसमें क्या होता है? इंक्रीज हुआ होता है, फास्फेट लेवल जो है वो डिक्रीज होता है और पैराथार्मोन लेवल इंक्रीज हुआ हुआ। अब इसका जो निमोनिक है वो क्या है? पेनफुल बोन्स, रीनल स्टोन, एब्डोमिनल ग्रोन्स एंड साइकिक मोन्स। पेनफुल बोन मतलब फ्रैक्चर होगा, ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ओस्टियोस्टेटिक फाइब्रोसा सिस्टिका हो सकता है। उसके बाद है रीनल स्टोन, रीनल स्टोन किसकी वजह से होगा? ड्यू टू इंक्रीज कैल्शियम। एब्डोमिनल ग्रोन, उसमें क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू कैल्शियम इंक्रीज होने की वजह से। और साइकिक मोन्स में क्या होगा? डिप्रेशन होगा और सीजर होगा। ये सारा कुछ किसमें होता है? प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म में। लेकिन अगर सेकेंडरी की बात करें तो उसमें कुछ सेकेंडरी ऑर्गन इन्वॉल्व होगा, जैसे क्रोनिक रीनल फेलियर की वजह से या फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। अगर टर्शरी की बात करें तो टर्शरी में क्या होगा? रिफ्रैक्टरी या फिर ऑटोनोमस हाइपरपैराथायराइडिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम क्रोनिक रीनल फेलियर, प्रोलॉन्ग सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म इन व्हिच कंटीन्यूअस स्टिमुलेशन रिजल्ट इन पैराथायराइड एडिनोमा एंड ऑटोनोमस पैराथायराइड सेक्रेशन। अभी फिलहाल हमने किसके साथ जाना है? प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म के साथ। एंड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वीनस रिटर्न के ऊपर। प्री लोड डिटरमाइंड बाय, कैसे डिटरमाइन करेंगे आप? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से। आफ्टर लोड डिटरमाइंड बाय मीन आर्टीरियल प्रेशर, और टीपीआर डिटरमाइंड बाय डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वीनस रिटर्न इंक्रीज होता है विद द इंस्पायरेशन। इन पोस्ट्रोलैटरल इंफार्क्ट आर्टरी इन्वॉल्व, अब देखो पोस्ट्रोलैटरल पोस्टीरियर और लैटरल साइड पे कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी? आपकी लेफ्ट
सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इन्वॉल्व होगी। ये आपकी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी पोस्टरोलैटरल सरफेस पे, ये end systolic volume is 50 and stroke volume is 70. What is the end diastolic volume? तो stroke volume का फॉर्मूला क्या होता है? stroke volume का फॉर्मूला, stroke volume is equal to end diastolic volume minus end systolic volume. अब आपने end diastolic volume को देखना है, तो stroke volume plus end systolic volume is equal to end diastolic volume बन जाएगा। इसी में पुट करके आपने कैलकुलेट करना है, तो 50 प्लस 70 कितना हो गया हमारे पास? 120 ml हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर प्लेसेंटा प्रीविया। तो आपने क्या कराना है? ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराना है। एल्डोस्टेरॉन एक्ट मेनली ऑन। अच्छा, यहाँ पे ना आपने दो चीजें याद रखनी है, एक होता है एडीएच, एक होता है एल्डोस्टेरॉन। जो एडीएच होता है ना, इसने, क्योंकि ये नाम एल्डोस्टेरॉन से छोटा है, एडीएच का नाम एल्डोस्टेरॉन से छोटा है, तो इसने छोटे से स्टार्ट करना है, मतलब कलेक्टिंग डक्ट से शुरू करना है, दरमियान में दोनों में आपने डीसीटी को रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? सीसीटी आएगा। ये क्या है? एडीएच। जबकि एल्डोस्टेरॉन में दरमियान में तो वही डीसीटी आएगा। स्टार्ट में क्या आएगा? क्योंकि ये नाम बड़ा है तो स्टार्ट में इसका बड़े वाला आएगा। बड़े वाला क्या है? सीसीटी इज ग्रेटर देन सीडी। ये मुझे भूल जाते थे, इसलिए मैंने ऐसे याद किए हैं कि बड़े वाला जो है उसके साथ बड़े वाला पहले आएगा, जो छोटे वाले नाम का है उसके साथ छोटे वाला पहले आएगा। पेशेंट इज डिहाइड्रेटेड, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज, व्हाट विल हैपन? तो क्या होगा? स्टिमुलेट वॉल्यूम एंड ऑस्मोरिसेप्टर एंड स्टिमुलेट एडीएच सेक्रीशन। राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, उसमें क्या होगा? डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। वैसे राइट और लेफ्ट हमने पहले भी डिस्कस किए हुए, शिफ्ट टू लेफ्ट और शिफ्ट टू राइट, ठीक है। जो लेफ्ट में है हर चीज लो होगी। लेफ्ट में होता क्या है एक्चुअली, जब आप लेफ्ट साइड पे जाते हो ना, ठीक है, तो लेफ्ट वाली जो चीज है वो बुरी है। आपकी क्या होगी? हाई ऑक्सीजन एफिनिटी होगी, और ये इतना खुदगर्ज होगा कि इसने कहना है मैंने टिश्यू को देना ही नहीं है, ये इतना बुरा है, इसने कहना है मैंने टिश्यू को ऑक्सीजन देनी ही नहीं है, ठीक है। तो अफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन इसमें ज्यादा होगी, जबकि लेस डिलीवरी होगी टू द टिश्यू। अब क्योंकि ये बुरा है तो हर चीज इसमें लो होगी, लो एच प्लस, लो कार्बन डाइऑक्साइड, लो 2,3 बीपीजी, लो टेम्परेचर। और यहाँ पे दो चीजें आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है, फीटल हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। और अगर बात करें राइट शिफ्ट की, तो राइट वाला जो है वो अच्छा है, उसने कहना भाई मुझे दो ना दो लेकिन टिश्यू को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। तो लो ऑक्सीजन अफिनिटी और हाई ऑक्सीजन डिलीवरी होगी टुवर्ड्स द टिश्यू। तो इसमें क्या होगा? राइट में हर चीज बढ़ जाएगी। राइट एच प्लस, राइट कार्बन डाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रेस 2,3 बीपीजी और रेस्ड टेम्परेचर, मतलब हर चीज बढ़ेगी राइट में, लेफ्ट में हर चीज कम होगी। बस लेफ्ट में दो एग्जांपल आपने नहीं भूलनी, फीटल हीमोग्लोबिन की और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की। A patient having carbon dioxide 54, pH 7.32 or HCO3 24 and normal anion gap, which of the following acid base balance? अच्छा देखो, एनाइन गैप इसमें नॉर्मल है, आपने सबसे पहले देखना है पीएच 7.32, नॉर्मल कितनी होती है? 7.35 टू 7.45। ये सिनेरियो में उन्होंने क्या कहा है? कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास 54, पीएच है 7.32 और HCO3 है हमारे पास 24। 24, 54 और 7.32 ये वैल्यूज है। तो क्या होगा हमारे पास? देखो 7.32 है, इसका मतलब ये एसिडोसिस है। 54 के ऊपर मतलब 45 से ज्यादा, तो इसका क्या मतलब है? ये क्या है हमारे पास? एसिडोसिस की तरफ जा रही है। और ये है 24 जो कि नॉर्मल है, तो ये क्या होगा? रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ऐसी एसिडोसिस, एसिडोसिस 7.32 है ना? एसिडोसिस, हाँ, ठीक है, रेस्पिरेटरी इनके पास 5 एसिडोसिस है। होगी।
अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, और पार्शली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी, मतलब खाली रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का ऑप्शन ही नहीं है। तो ये क्या है, देखो हमारा जो HCO3 है वो कितना है, 24 है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये टूवर्ड्स द कंपनसेशन जा रहा है, ये भी 7.32 के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, पार्शली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। नेक्स्ट, प्लेयर हाइक टू द माउंटेन रीच 12,000 फीट हाइट ऑन द फर्दर मूविंग 2,000 feet height, he was having low partial pressure of oxygen and developed dyspnea, likely etiology is, तो किसकी वजह से होगा, हाइपोक्सिया की वजह से। आप पेशेंट विद द HB15, ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज 20, alveolar partial pressure of oxygen is 40 and venous oxygen is 15, what is the type of hypoxia। तो यहाँ पे देखो HB कितना है हमारे पास, 15, ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द हीमोग्लोबिन इज 20 ml, तो ये किसकी तरफ जा रहा है, ऑक्सीजन कंटेंट कम है, तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया की तरफ। चाइल्ड with hepatosplenomegaly, streak on hair and face, abdomen protruded, causes। अब देखो इसमें क्या है हमारे पास, सबसे डायग्नोस्टिक पॉइंट जो है स्ट्रीक ऑन हेयर, हिपेटोस्प्लिनोमेगाली, और साथ में एब्डोमेन प्रोट्रूडेड, मतलब एडिमा के साथ ये जो है ना आ रहा है। तो ये क्या है हमारे पास, क्वाशियोरकर है। अब दो चीजें, एक क्वाशियोरकर है और एक मिरास्मस है। जो क्वाशियोरकर है उसमें क्या हो रहा है, एब्डोमेन प्रोट्रूडेड मिलेगा, एडिमा मिलेगा आपको, हेयर चेंजिंग्स मिलेंगी, मून लाइक फेस होगा, और स्वॉलन एब्डोमेन, थिन मसल। जबकि जो मेरास्मस है उसके अंदर क्या मिलता है, हेयर नॉर्मल होंगे, ओल्ड मैन की तरह बंदे की अपीयरेंस होगी बच्चे की, ठीक है, और मसल जो है वो क्या, वेस्टेड में मिलेंगे, और इसमें क्या होता है, फैट भी लॉस होना शुरू हो जाती है। अब इनके फीचर्स क्या है, क्वाशियोरकर में प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन है, रिजल्टिंग इन स्किन लियन। एडिमा किसकी वजह से होगा, ड्यू टू डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, लीवर मेल फंक्शन, लीवर सही तरह से काम नहीं करेगा, फैटी चेंजिंग्स ड्यू टू डिक्रीज एपोलिपोप्रोटीन, मून लाइक फेस होगा, माइल्ड रिटार्डेशन होगी, एब्डोमेन प्रोट्रूडेंट होगा, और क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, स्मॉल चाइल्ड विद द स्वॉलन एब्डोमेन। अब नीचे आपको ना क्वाशियोर करके वो दिए हुए हैं, निमोनिक दिया हुआ है, मील से, एम से मेल न्यूट्रिशन, ई से एडीमा, ए से एनीमिया, एल से फैटी लिवर होगा, और एस से क्या होगा हमारे पास, स्किन लियंस या हाइपर पिगमेंटेशन। जबकि जो मरासमस है उसे मरासी के बच्चे से आपने याद रखना है, तो उसमें क्या होगा, किसी किस्म का एडीमा नहीं होता, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन है, डाइट इज डेफिशिएंट इन कैलोरी बट न्यूट्रिएंट्स आर इंटायरली एब्सेंट, और बंदा जो है ना वो कैसा मिलेगा हमें, ओल्ड मैन अपीयरेंस, स्वेयर रिटार्डेशन होगी, एब्डोमेन श्रंकन होगा, क्लिनिकल पिक्चर इज दैट ऑफ चाइल्ड हु लुक लाइक एन ओल्ड मैन। एम से मिरासमस, एम से मसल वेस्टिंग, तो इसमें क्या होता है आपके पास, मसल वेस्टिंग ऑब्वियस होती है मिरासमस के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, प्रेग्नेंट लेडी विच डेवलप सम स्किन चेंजेस जस्ट लाइक हर अंकल हु इज HCV पॉजिटिव एंड सिरोसिस, विच आर दोस चेंजिंग्स। तो क्या चेंजिंग्स होंगी, स्पाइडर टिलेंजेक्टेसिया एंड पाल्मर एरेथीमा। देयर इज वेरिएशन इन इंसिडेंस ऑफ प्री एक्लैम्पसिया, मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज फॉल ऑफ दिस ड्यू टू। तो चेंज किसकी वजह से हो रहा है, unanimous unanimous definition definition of of disease. डिजीज। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बोन रीमॉडलिंग। तो रीमॉडलिंग कौन करता है, जिसकी रीमॉडलिंग कौन करता है, जिसकी क्लास होती है, लेकिन क्लास भी तभी होगी ना जब ब्लास्ट होगा, बोन फॉर्मिंग सेल होंगे तो उसके बाद ही क्लास बनेगी उसकी। तो ओस्टियोब्लास्ट प्लस ओस्टियोक्लास्ट दोनों मिलके बोन रीमॉडलिंग कराते हैं। ओस्टियोब्लास्ट बी से बोन फॉर्मिंग सेल, तो जो बोन मैट्रिक्स बनाते हैं या बोन फॉर्मिंग सेल है वो कौन से हैं, ओस्टियोब्लास्ट है। ओस्टियोक्लास्ट ने क्या करना है, बोन की रिजॉर्प्शन करनी है। ओस्टियोसाइट ने क्या करना है, बोन की इंटेग्रिटी को मेंटेन करना है। अगर बोन डीमिनरलाइजेशन की बात करें तो उसमें क्या आएगा, पैराथायराइड हार्मोन आएगा। बोन मिनरलाइजेशन की बात करें तो विटामिन डी कराता है। बोन रीमॉडलिंग की बात करें तो वो विटामिन सी कराता है। उसके बाद है न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ मूड इज, तो मूड का न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, इसे याद रखना है, सर इज मूडी। हमारे जो सर हैं जो हमें पढ़ाते हैं वो क्या है, मूडी है, ठीक है। तो एस से सेरोटोनिन, एम मूडी से
मूड, तो मूड के लिए सेरोटोनिन, उसके बाद इमोशंस बचेंगे, इमोशन के लिए क्या है हमारे पास डोपामिन। नेक्स्ट है एस्पिरिन एट लो डोज इनहिबिट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एस्पिरिन की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना वो सारे ही आपको याद होने चाहिए। अभी लो डोज पे क्या किसे इनहिबिट करता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट करता है। वैसे एस्पिरिन ने क्या क्या करना है, यहाँ पे ना एस्पिरिन के जो भी पॉइंट है वो सारे उठा के एक ही जगह पे लिख लेने हैं आपने। एस्पिरिन डिक्रीज करता है फीवर को, बाय विच मैकेनिज्म, कौन से मैकेनिज्म से, बाय डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन। रिगार्डिंग एस्पिरिन, एस्पिरिन ने क्या करना है, थ्रोम्बोक्सिन A2 की इनहिबिशन करनी है, लो डोज पे भी थ्रोम्बोक्सिन A2 की इनहिबिशन करता है। जिनेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म एस्पिरिन थेरापी, तो इनहिबिशन ऑफ, तो लॉन्ग टर्म में भी इसने थ्रोम्बोक्सिन A2 की इनहिबिशन करनी होती है। विच ड्रग इरिवर्सिबली इनहिबिट द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, मतलब इरिवर्सिबली उसने इनहिबिट करना है फंक्शन ऑफ प्लेटलेट को, वो कौन सी है, एस्पिरिन है। और जो प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होने देती वो कौन सी है, वो भी एस्पिरिन है। बाय विच मैकेनिज्म, बाय थ्रोम्बोक्सिन A2 इनहिबिशन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्पिरिन इन MI, कौन सा होगा कि ये इनहिबिट करता है थ्रोम्बोक्सिन A2 की सिंथेसिस को। और विच ऑफ द फॉलोइंग एनसिड आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन क्रोनिक लीवर डिजीज, तो वो भी क्या है आपकी एस्पिरिन है। इसके अलावा एस्पिरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे, कौन से, COX-1 एंड COX-2 दोनों को। आल्सो इनहिबिट, और क्या इनहिबिट करेगा, प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2 को। अगर तो एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी की बात करते हैं तो इसने क्या काज करना है, सबसे पहले कानों में घंटियां बजेंगी, उसके बाद जो है आपको सांस लेने में मसला होगा, फिर मेटाबॉलिक इश्यू आएगा। tinnitus is greater than respiratory alkalosis is greater than मेटाबोलिक एसिडोसिस, फिर होगा कॉमा और फिर होगा डेथ। अच्छा, अक्सर सिनेरियो आता है जिसमें रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस भी दिया होता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी दिया होता है, तो आपने क्या चूज करना है, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस इज ग्रेटर देन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस लीड करती है टुवर्ड्स द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये आपको ब्लू वाले इसमें ना दिया हुआ है, बोथ कॉमा एंड अल्कोलोसिस। अगर तो कॉमा और अल्कोलोसिस इकट्ठे आ जाए, ये वाला कॉमा और अल्कोलोसिस, फिर भी आपने किसे चूज करना है, प्रेफर अल्कोलोसिस को। फर्स्ट अल्कोलोसिस होगी, उसके बाद एसिडोसिस और फिर कॉमा और फिर जाके डेथ होगी। ब्लीडिंग टाइम अगर इंक्रीज हो जाए तो वो क्या होगी, एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी होगी। एस्पिरिन का एंटीडोट क्या होता है, एस्पिरिन का बाइकार्ब। वेरी गुड। अच्छा, ये एस्पिरिन के ना सारे पॉइंट एक ही जगह पे रख लो ताकि बार बार फिर रट्टाफाई होते जाए। सेल प्रेजेंट इन डैमेज ब्रेन टिश्यू आफ्टर सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। अब देखो उन्होंने पूछा डैमेज्ड ब्रेन टिश्यू में क्या है, ग्लायल सेल है, लेकिन अगर कहते हैं कि ब्रेन टिश्यू डैमेज हो गए हैं, अब उनके रिपेयर के लिए कौन से सेल आएंगे, तो वो होते हैं एस्ट्रोसाइट्स। फर्स्ट स्टेप इन द CSF फॉर्मेशन बाय कोराइडल प्लेक्सिस इज, तो क्या होगा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, एक्टिव सोडियम सेक्रेशन एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। मैन अनकवर्ड लाइंग इन द रूम एट 28 टेम्परेचर, हीट लॉस बाय। अब देखो अनकवर्ड पड़ा है रूम के अंदर, तो कैसे हीट लॉस होगी, बाय रेडिएशन। अगर पेशेंट नेकेड है और हीट लॉस हो रही है बाय द रेडिएशन, नेकेड है और लाई कर रहा है ऑन द सरफेस, तो फिर हीट लॉस कैसे होगी, बाय द कंडक्शन। पेशेंट नेकेड है और टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है, हीट लॉस बाय रेडिएशन प्लस कंडक्शन। अगर पेशेंट नेकेड है और ह्यूमिडिटी मेंशन है तो फिर हीट लॉस कैसे होगी, बाय कन्वेक्शन। टिपिकल स्पाइनल नर्व इज आ, क्या है, मिक्स नर्व है। इजीएस्ट वे टू मेजर द क्लियरेंस ऑफ द ड्रग, तो क्या है, प्लाज्मा हाफ लाइफ आपने चेक करनी है। पर्सन इन इन्फेक्टेड with staph aureus, what is the role of lymphatic in the immune response, तो क्या रोल होगा, return of fluid back to the circulation. Patient has muscle tetanic contraction on the first post of day of thyroidectomy, तो थायराइड के साथ गलती से अगर पैराथायराइड भी निकल जाए तो क्या होगा, हाइपोकैल्सिमिक टेटनी होगा। A middle age non
end stage renal disease list for the hemodialysis, multiple transfusion done, normocytic normochromic anemia, which most appropriate therapy. तो आपने क्या देना है, सबकट एरेथ्रोपोइटिन लगानी है। Girl came with increased fatigability, increased pigmentation on all body and splenomegaly, having HB 8.1, MCV is 58। अब देखो MCV इसमें कम है, MCHC 38 है, फेरेटिन कितना है 2000, फेरेटिन कितना बढ़ा हुआ है, तो ये किस चीज का सिनेरियो है? हीमोसिडरोसिस का है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, हमारे पास डीफिरॉक्साबिन आपने देना है एज अ चिलेटिंग एजेंट। नेक्स्ट है फ्रीनोकोलिक लिगामेंट डैमेज इट्स स्पोर्ट विथ स्ट्रक्चर। मैंने लास्ट टाइम आपको लिगामेंट जो है ना हैंड ड्रॉन वाले दिखाए थे, ठीक है। तो फ्रीनोकोलिक लिगामेंट डैमेज इट्स स्पोर्ट विच स्ट्रक्चर, कौन से स्ट्रक्चर को ये सपोर्ट करे, स्प्लीन को। अब हमारे पास जो लिगामेंट है और उनमें से क्या क्या चीजें पास कर रही हैं, सबसे पहले स्प्लीनोरीनल या लीनोरीनल लिगामेंट, उसमें से क्या पास करेगा, लिगामेंट में स्प्लैनिक आर्टरी, वेन, टेल ऑफ द पैंक्रियास। गैस्ट्रोस्प्लैनिक लिगामेंट, उसमें से क्या पास करेगा, शॉर्ट गैस्ट्रिक एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपोप्लॉइक वेसल। लास्ट टाइम हमने इसका एमसीक्यू भी पढ़ा है और इसका भी पढ़ा है। गैस्ट्रोहिपैटिक लिगामेंट, वहां से गैस्ट्रिक वेसल पास करेंगे। गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट से गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरीज पास करेंगी। हिपैटोड्यूडनल लिगामेंट से क्या पास करेगा, पोर्टल ट्राइएड, जिसमें प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी आती है, पोर्टल वेन और कॉमन बाइल डक्ट। उसके बाद है फाल्सिफॉर्म लिगामेंट, उसमें से क्या पास करेगा, लिगामेंटम टेरिस हेपेटिस और पेटेंट पैरा अम्बिलिकल वेन। अब यहाँ से ये सारे लिगामेंट आप देख लें, ये पड़ा है हमारे पास स्प्लीनोरीनल लिगामेंट, जिसमें से स्प्लेनिक आर्टरी, वेन और टेल ऑफ पैंक्रियास पास कर रहे हैं। गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट ये ऊपर पड़ा हुआ है, जिसमें से शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेसल पास करी है। गैस्ट्रोहिपैटिक गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट से गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरीज पास कर रही हैं। हिपैटोड्यूडनल लिगामेंट से ये पोर्टल ट्राइएड पास कर रहा है, जिसमें से पोर्टा हेपेटिस वेन है और हिपैटिक आर्टरी और कॉमन बाइल डक्ट है। गैस्ट्रो हिपैटिक लिगामेंट से गैस्ट्रिक वेसल पास कर रही है और फाल्सिफॉर्म लिगामेंट से क्या पास कर रहा है, पेटेंट अम्बिलिकल वेन और लिगामेंटम टीरिस हेपेटिस। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया फॉर माइट्रल वॉल ऑस्कल्टेशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन से एरिया में आप माइट्रल वॉल की ऑस्कल्टेशन करते हो, मिड क्लेविकुलर लाइन ऑफ द लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। कॉमन काज ऑफ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिकल डेथ इन आवर कंट्री, तो नॉन ऑब्स डेथ कौन सी होती है हमारे पास, हार्ट डिजीजेस की। सिंगर वोकल रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सिंगर के वोकल कॉर्ड किससे रिलेटेड है, विद द थायरोरेटिनॉइड। रूट वैल्यू ऑफ फेमरल नर्व, तो फेमरल नर्व की रूट वैल्यू क्या है, L2, 3 एंड 4। ऑब्स्चुरेटर नर्व की क्या है, ऑब्स्चुरेटर की क्या है, मुझे ये ठीक से याद नहीं है, आई गेस L2 L3 तो नहीं है। लंबार प्लेक्सिस पढ़ा था, उसमें L2, 3 एंड 4 हमने पढ़े थे। एक में हमने पढ़ा था कि एक एंटीरियर डिवीजन से निकल रही है, एक पोस्टीरियर डिवीजन से निकल रही है। जो रूट वैल्यू फेमरल और ऑब्स्चुरेटर की है ना, वो सेम सेम ही है, L2, 3 एंड 4, ठीक है। अब इनमें से एक एंटीरियर डिवीजन से है, एक पोस्टीरियर डिवीजन से। अब आप मुझे बताएंगे एंटीरियर डिवीजन कौन सी है और पोस्टीरियर डिवीजन कौन। तो सप्लाई तो इंटीरियर थाई के मसल्स को कर रही होती है, तो एंटीरियर लिपर फेमरल होगी। एंटीरियर डिवीजन ऑफ वेंट्रल रिमाई से निकलती है ऑब्स्चुरेटर, जबकि पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ वेंट्रल रिमाई से निकलती है फेमरल नर्व। ये चीज दोनों एमसीक्यू में आए हुए हैं, तो इसे अच्छे से रेक्टिफाई करना।